सेक्शन 3 क्लॉज 1 देखो क्या है. सेक्शन 3 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स फॉर द जनरल प्रोहिबिशन दैट नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट हर वर्क प्लेस. ये लिखा है ना, ये वहां क्यों लिखा है कि किसी भी वुमन पे उसके वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए. उसका मतलब क्या हुआ कि अगर किया गया इट विल गिव हर द कॉज ऑफ एक्शन टू सीक द रिलीफ और टू एग्जीक्यूट द रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर चैप्टर 4. यस और नो. तो ये जो चैप्टर 4 का हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, दिस इज रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ राइट. और कहां दिया गया है वो राइट? सेक्शन 3 क्लॉज 1. हमेशा जरूरी नहीं है राइट के लिए हम एंटाइटल्ड वर्ड यूज करें. नेगेटिव लैंग्वेज यूज करके भी तो राइट दिया जा सकता है. बीएनएस ने भी तो यही किया है ना. बीएनएस ने ऐसा कहां लिखा है कि ये मेरा राइट है कि मेरे अगेंस्ट कोई थेफ्ट नहीं कर सकता है, मेरे अगेंस्ट कोई कल्पेबल होमिसाइड नहीं कर सकता है. बीएनएस ने नेगेटिव लैंग्वेज यूज की है कि अगर कोई थेफ्ट करता है तो ये पनिशमेंट है, अगर कोई मर्डर करता है तो ये पनिशमेंट है. तो नेगेटिव लैंग्वेज यूज करके बीएनएस ने आपको राइट्स ही तो दिए हैं, तभी तो आप बीएनएस को सब्सटैंटिव लॉ बोलते हो. सिमिलरली इसका सब्सटैंटिव पार्ट तो हम पढ़ चुके, अब हम इसके प्रोसीजरल पार्ट पे आ रहे हैं. लेकिन प्रोसीजरल पार्ट तो तभी होता है व्हेन सब्सटैंटिव राइट हैज बीन वायलेटेड. सो वी शुड नो द वायलेशन ऑफ राइट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1. वहां पे नेगेटिव लैंग्वेज यूज करके आपको एक राइट दिया गया है कि अगर ऐसा एक्ट हुआ देन द procedure under chapter 4 can be duly executed. समझ आ रहा है? क्लियर है ये? अब हम देखेंगे सेक्शन 9 से स्टार्ट करेंगे which talks about complaint of sexual harassment. अभी भी मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी प्रोसीजर का क्या होता है? रिपोर्टिंग. इसी रीजन से जब आप बीएनएसएस पढ़ते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एफआईआर. एफआईआर ही नहीं होगी तो क्या आगे का प्रोसीजर हो सकता है? सिमिलरली जब आप सीपीसी पढ़ते हो, सिविल प्रोसीजर तो सीपीसी में दिया गया है, उसके लिए क्या बोला जाता है? द गेटवे ऑफ सीपीसी इज सेक्शन 9. पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा नहीं भी है तो ये भी एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता क्योंकि बहुत बेसिक चीज है. Section 9 which talks about the jurisdiction of civil court, it is known as the gateway to CPC. क्योंकि अगर jurisdiction ही नहीं होगा तो आपकी प्लेंट को रिटर्न कर दिया जाएगा. Yes or no? और जब प्लेंट ही एडमिट नहीं होगी, वहां पे रिपोर्टिंग प्लेंट के थ्रू की जा रही है, जब प्लेंट ही एडमिट नहीं होगी तो क्या प्रोसीजर आगे का हो सकता है क्या? नो. यहां पे भी आगे जो भी प्रोसीजर है, कंसिलिएशन कराना है, इंक्वायरी करानी है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करनी है, जो भी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो रिपोर्टिंग होती है. और इसीलिए जब आप इवन एक और एग्जांपल है, देखो रिपोर्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. जब आप ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का केस पढ़ते हो, दैट इज रिगार्डिंग एफआईआर, दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग एफआईआर. तो उसमें क्या बोला है? एफआईआर पुट्स द रूल ऑफ लॉ इनटू मोशन. एफआईआर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट पुट्स द रूल ऑफ लॉ इनटू मोशन. रूल ऑफ लॉ क्या है? बीएनएस. रूल ऑफ लॉ इज बीएनएस क्योंकि वहां पे आपके लीगल राइट, सब्सटैंटिव राइट्स दिए गए हैं. अगर उस रूल ऑफ लॉ, उस सब्सटैंटिव राइट को आपको इन मोशन एग्जीक्यूट बाय प्रोसीजर करना है तो उसके लिए सबसे स्टेपिंग स्टोन इज एफआईआर. क्योंकि अगर एफआईआर ही नहीं होगी तो आपका जो सब्सटैंटिव लीगल राइट वायलेट हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसीजर कैसे एक्सरसाइज कर पाओगे? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोसीजर, क्योंकि हम ये लॉ पढ़ रहे हैं जिसमें अब हम उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे, जब भी आप कोई भी प्रोसीजर पढ़ते हो, द रिपोर्टिंग ऑफ द एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां पे रिपोर्टिंग कैसे की जा रही है? बाय कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करके उस मैटर को रिपोर्ट किया जाएगा. रिपोर्ट करने के बाद उस पे एक्ट किया जाएगा. सो एनी अग्रीव्ड वुमन, कौन सी वुमन? अग्रीव्ड वुमन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए. एनी अग्रीव्ड वुमन में, शैल नहीं है, कंप्लेन कौन कर रहा है? मे वर्ड यूज हुआ है क्योंकि अभी आगे जाके हम देखेंगे कि इवन अग्रीव्ड वुमन के बिहाफ पे उसके लीगल एयर्स, बिकॉज इफ
the sexual harassment is of such a nature which has resulted into her death. सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हुआ है, अब हैरेसमेंट तो कुछ भी हो सकता है, वो इस तरीके का था जिसकी वजह से अग्रीव्ड वुमन की डेथ हो गई है, तो वो तो कंप्लेन नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में उसके बिहाफ पे उसके लीगल एयर्स भी कंप्लेन कर सकते हैं, रिलेटिव्स भी कंप्लेन कर सकते हैं, एटसेट्रा। इसीलिए जनरल रूल इज अग्रीव्ड वुमन, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसीलिए मे वर्ड यूज हुआ है। मे मेक इन राइटिंग, दैट मीन्स complaint under section 9 regarding sexual harassment has to be in writing. oral complaint नहीं दी जा सकती। लेकिन इसी को, ये जो वर्ड राइटिंग है, इसी को हम हमेशा इसके प्रोवाइजो नंबर 2 के साथ इंटरलिंक करते हैं। अभी देखो यहां पे ब्रेक करके पहले सीधा आएंगे प्रोवाइजो 2 पे। जनरल रूल अभी हमने क्या पढ़ा, कंप्लेंट हमेशा राइटिंग में होगी, लेकिन इसी का देखो प्रोवाइजो नंबर 2 में इसी से रिलेटेड क्या बोला गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और द लोकल कंप्लेंट कमिटी मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड, एक सेकेंड, नहीं दिस इज रिगार्डिंग टाइम, ओके, इसी को हम ऊपर, हाँ सॉरी, प्रोवाइजो नंबर 1 है। प्रोवाइजो नंबर 1 में दिया गया है where such complaint cannot be made in writing. General rule is it has to be in writing. लेकिन अगर किसी रीजन से it cannot be made in writing, for example sexual harassment इस तरीके का था, now the woman or her limbs are not working, she cannot write. अगर किसी भी रीजन से the complaint cannot be made in writing, then the presiding officer or any member of the internal committee or the chairperson or any member of the local committee, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the woman for making a complaint in writing. तो फिर उसको हम राइटर प्रोवाइड करेंगे। कोई वुमन है, शी कैन नॉट राइट, शी कैन नॉट स्पीक, तो फिर हम उसको इंटरप्रेटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उसके जेस्चर्स को इंटरप्रेट करके उसी को राइट डाउन करके एक रिटन कंप्लेंट दे सके। जनरल रूल इज द कंप्लेंट हैज टू बी इन राइटिंग, बट अगर किसी रीजन से रिटन कंप्लेंट नहीं की जा सकती तो कमिटीज, जो भी कमिटी उसमें इन्वॉल्व है, आईसीसी है तो आईसीसी, एलसीसी है तो एलसीसी, दोनों में से जो भी कमिटी इन्वॉल्व है उनको अपना प्रॉपर असिस्टेंस देना पड़ेगा ताकि एक रिटन कंप्लेंट वुमन दे पाए। समझ आ रहा है? अब वापस अपने पुराने प्रोविजन पे चलेंगे। इन राइटिंग a complaint of sexual harassment at workplace to the internal committee if so constituted, मतलब अगर इंटरनल कमिटी बनाई गई थी तो कंप्लेंट किसको दी जाएगी, इंटरनल कमिटी को। लेकिन अगर इंटरनल कमिटी नहीं बनाई गई then in that situation the complaint is to be given to the local committee in case it is not so constituted। समझ आ रहा है? और कंप्लेंट देने के लिए द टाइमलाइन हियर इज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट कौन सा है यहां पे, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। जिस दिन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस हुआ है उस दिन से 3 months के विद इन द रिटन कंप्लेंट बाय द अग्रीव्ड वुमन हैज टू बी गिवन ईदर टू द आईसीसी और टू द एलसीसी। समझ आ रहा है? बट सेक्सुअल हैरेसमेंट जरूरी नहीं है ना कि एक ही इंसिडेंट हो। ये क्रूअल्टी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये तो कंटिन्यूइंग एक्ट्स भी हो सकते हैं। दैट शी वाज, फॉर एग्जांपल, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, कमेंट उस पे एक बार किया गया, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। वही कमेंट्स लगातार 10 दिन तक किया गया है, वो भी तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तो अगर वन टाइम इंसिडेंट था तो उस इंसिडेंट से 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेन की जाएगी। लेकिन अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट कंटिन्यूइंग नेचर का था, इफ इट वाज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, देन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट इंसिडेंट, 10 बार सेक्सुअल कमेंट किया गया तो जो 10वीं बार किया गया लास्ट इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, उस दिन से 3 महीने का टाइम होगा फॉर मेकिंग दी कंप्लेंट। अब जनरल रूल इज 3 months के अंदर अंदर कंप्लेंट की जाएगी। सिंगल एक्ट था तो उस एक्ट से 3 महीने, सीरीज ऑफ एक्ट थे तो लास्ट इंसिडेंट से 3 महीने के विद इन एक रिटन कंप्लेंट की जाएगी। समझ आ रहा है? लेकिन देखोगे अगर आप
इसी को हम अब प्रोवाइजो 2 को अगर इंटरलिंक करते हैं तो यहां पे क्या बोला गया है, इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी इफ दे वांट देन दे विल फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months। मतलब अगर किसी रीजन की वजह से अगर वो वुमन जो कंप्लेन दे रही है वो एक सफिशिएंट कॉज शो कर देती है कि क्यों 3 महीने में वो कंप्लेन नहीं फाइल कर पाई, क्यों उसके वजह से डिले कॉज हुआ है, इफ द कमिटी इज सेटिस्फाइड विद दैट डिले देन द कमिटी कैन ऑल्सो गिव द एक्सटेंशन। लेकिन एक्सटेंशन भी मैक्सिमम 3 months का ही दिया जा सकता है। मतलब ओरिजिनली भी 3 ही महीने हैं, लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप एक सफिशिएंट कॉज शो कर देते हो और कमिटी आपके कॉज से सेटिस्फाइड है तो एक्सटेंशन दिया जा सकता है, बट एक्सटेंशन भी मैक्सिमम 3 months का ही होगा if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period। समझ आ रहा है? जनरल रूल इज 3 months। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रिटन रीजंस रिकॉर्ड करके एक्सटेंशन दिया जा सकता है, बट एक्सटेंशन भी मैक्सिमम 3 months का हो सकता है। लास्ट देखो क्या बोला गया है, वेयर द अग्रीव्ड वुमन इज अनएबल टू मेक द कंप्लेन, जो मैंने अभी आपको बताया। जनरल रूल इज कंप्लेन किसको करनी है, अग्रीव वुमन को, बट अगर डेथ की वजह से, इनकैपेसिटी की वजह से अग्रीव्ड वुमन खुद कंप्लेन नहीं कर सकती है तो उसके बिहाफ पे उसके लीगल एयर्स भी कर सकते हैं। दैट इज गिवन अंडर क्लॉज 2। इफ द अग्रीव्ड वुमन इज अनएबल टू मेक अ कंप्लेन ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और हर डेथ और अदरवाइज then her legal heirs or other persons as may be prescribed may make a complaint under this section। तो अगर मेंटल या फिजिकल इनकैपेसिटी की वजह से, डेथ की वजह से she herself is not capable, she is not in existence to make a complaint herself, then in that situation उसके behalf पे उसके legal heirs या other persons, अब देखो legal heirs तो वो होते हैं who are legal heirs, बेसिकली सक्सेसर्स, यस और नो। तो या तो लीगल एयर्स कर सकते हैं या एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन मींस अ पर्सन अदर देन द लीगल एयर विच इंक्लूड्स इवन द अदर रिलेटिव्स। कोई अदर रिलेटिव है वो भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स हैं वो भी कर सकते हैं, कलीग्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो या तो लीगल एयर और एनी पर्सन अदर देन द लीगल एयर ऑल्सो कैन मेक अ कंप्लेंट ऑन हर बिहाफ। समझ आ रहा है?